आज हम एक बहुत ही उलझे हुए जियोपॉलिटिकल रहस्य को समझने की कोशिश करने वाले हैं। सऊदी अरब के बीचों बीच एक ऐसा हमला होता है जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला हो जाता है, दूसरी तरफ सऊदी अरामको की फैसिलिटीज पर। तो सवाल ये उठता है कि अरबों डॉलर खर्च करके जो डिफेंस सिस्टम बनाए गए थे, आखिर उनका हुआ क्या? वो नाकाम कैसे हो गए? और ये जो दो जगह थीं जिन पर हमला हुआ, वो कोई मामूली जगह नहीं थी। पहला टारगेट था अमेरिकी दूतावास, जो उस पूरे इलाके में अमेरिकी मौजूदगी का सबसे बड़ा सिंबल है, और दूसरा सऊदी अरामको, जिसे सऊदी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। सऊदी अरामको दुनिया के लिए कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी आंकड़े से लगा सकते हैं। ये कंपनी हर रोज, जी हां, हर रोज 5 से 6 लाख बैरल तेल प्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती है। तो सोचिए, दांव पे क्या लगा था? तो मतलब बात सीधी सी है। सुरक्षा के इतने बड़े बड़े वादे और अरबों डॉलर पानी की तरह बहाने के बाद भी दोनों ही स्ट्रेटेजिक जगहों पर हमला कामयाब रहा। और जाहिर है इस घटना ने सऊदी जैसे सहयोगी देशों को अमेरिका के रोल पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, अब हम आते हैं इस मामले में पेश की गई पहली बड़ी थ्योरी पर, और वो ये है कि ये जो फेलियर था, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। और ये स्ट्रैटेजी क्या थी, इसका हिंट इस बयान से मिलता है। अमेरिकी नागरिकों को मिडिल ईस्ट में एक बहुत सख्त वार्निंग दी जाती है कि वो फौरन इलाका खाली कर दें, और यहीं से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। यहां की गड़बड़ी को समझिए। एक तरफ तो आम नागरिकों से कहा जा रहा है कि वो अपनी जान बचाकर भागें, लेकिन अमेरिकी सेना, जो शायद इस पूरे संघर्ष की एक बड़ी वजह है, उसे वहीं डटे रहने का ऑर्डर मिलता है। ये बात कहीं ना कहीं एक लंबी और प्लान्ड इंस्टेबिलिटी की तरफ इशारा करती है। तो इस एनालिसिस का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जानबूझकर ऐसी अशांति या अराजकता पैदा करने से मिडिल ईस्ट के देश अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पर खरबों डॉलर खर्च करने को मजबूर हो जाते हैं। सीधी सी बात है, जब तक डर नहीं होगा कोई इतने महंगे हथियार क्यों ही खरीदेगा। अब ये थियरी और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि इसमें एक और प्लेयर की एंट्री होती है जो इस पूरे रीजनल केओस से शायद सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है, और वो है इजराइल। इस विश्लेषण के मुताबिक इसराइल के कई मकसद हैं। पहला, अपने आसपास के दुश्मनों को कमजोर करना। दूसरा, इसी अफरा तफरी के माहौल में अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाना। तीसरा, अमेरिकी हथियारों के लिए एक नई मार्केट तैयार करना, और साथ ही एक पुराने डिप्लोमैटिक बेइज्जती का बदला लेना। इसमें मोसाद एजेंटों का भी जिक्र आता है, जिन्हें कथित तौर पर कतर और सऊदी अरब में बम धमाकों की प्लानिंग करते हुए पकड़ा गया था। और अब आते हैं कहानी के सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या और उसके ऐसे नतीजे जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये IRGC है क्या। ये सिर्फ एक सेना नहीं है, इसे बनाया ही गया था सुप्रीम लीडर और इस्लामिक क्रांति की हिफाजत के लिए। मतलब इसकी वफादारी देश से ज्यादा सुप्रीम लीडर के लिए है। ईरान के इन दो सेनाओं में फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। एक सेना है देश के लिए और दूसरी है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर के लिए। और यही वजह है कि सुप्रीम लीडर की मौत ने एक ऐसा पावर वैक्यूम बना दिया जो बहुत ही अनोखा और खतरनाक है। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि IRGC अब बिना किसी सेंट्रल कमांड के काम कर रहा है। वो बस उन पुराने आदेशों पर चल रहे हैं जो उन्हें पहले से दिए गए थे, कि दुश्मनों को जहां भी देखो खत्म कर दो। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है। जरा ईरान के विदेश मंत्री का ये बयान देखिए। ये इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि ईरान की अपनी सरकार का भी IRGC के एक्शन पर अब कोई कंट्रोल नहीं है। वो बस उन ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं जो खामेनेई ने उन्हें अपनी मौत से पहले दिए थे। और इस बेकाबू फोर्स का असर भी तुरंत और बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिला। खबरें ये हैं कि IRCG ने होर्मुज जल डमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया है। ये वो समुद्री रास्ता है जो दुनिया के लिए तेल की एक मेन सप्लाई लाइन है। तो चलिए अब इन सभी थ्योरीज को एक साथ रखकर देखते हैं। इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो ये है कि ये जो अराजकता है ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि ये फायदे और पावर के लिए इस पूरे क्षेत्र को नए सिरे से बदलने की एक सोची समझी कोशिश है। तो ये विश्लेषण इसी नतीजे पर पहुंचता है कि ये जो हम अफरा तफरी देख रहे हैं, ये ठीक वही चीज़ है जो इजराइल चाहता था।
और वो अपने रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अमेरिकी मिलिट्री की मौजूदगी का इस्तेमाल कर रहा है, जैसा कि लेबनान पर उसके हालिया हमलों से साफ पता चलता है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर कौन खिलाड़ी है और कौन सिर्फ एक मोहरा। इस खेल में असली पावर किसके हाथ में है, ये एक सोचने वाली बात है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।